साथियों, हिंदी साहित्य के इस तीसरे अभ्यास प्रश्न पत्र में भी एक के बाद एक कुल 50 प्रश्नोत्तर आपको देखने को मिलेंगे जो संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित हैं। प्रश्नों की विविधता का पूर्णतः ध्यान रखा गया है और सभी प्रश्नों के उत्तर एकदम शुद्ध एवं सटीक रूप से तैयार किए गए हैं। तो शुरू करते हैं इस प्रश्न पत्र को। और पहले प्रश्न में दिया है, किस रचना में सीता वैराग्य धारण करती है ताकि अगले जन्म में उसे स्त्री योनि में जन्म नहीं लेना पड़े? तो ऐसी बात किस ग्रंथ में कही गई है? तो वो बात कही गई है स्वयंभू रामायण में। दूसरे सवाल में, भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी निबंध का वास्तविक जनक माना जाता है, जबकि कलात्मक निबंध का जन्मदाता निबंध सम्राट आचार्य रामचंद्र शुक्ल को माना जाता है। देखना, इसमें दो प्रश्न हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, उनको हिंदी निबंध का वास्तविक जनक माना जाता है, जबकि कलात्मक निबंध का जन्मदाता है वो निबंध सम्राट आचार्य रामचंद्र शुक्ल को माना जाता है। तीसरे सवाल में, अष्टछाप का वह कवि जो राजस्थान से संबंधित था, तो वो कौन था? अष्टछाप का एक ऐसा कवि जिसका राजस्थान से संबंध था, तो वो थे गोविंद स्वामी। चौथे सवाल में, जो जनता तात्कालिक नरेशों की स्वेच्छारिता पराजय त्रस्त होकर निराशा के गर्त में गिरी हुई थी, उनके लिए सिद्धों की वाणी में संजीवनी का कार्य किया, तो सिद्धों के बारे में यह कथन किन का है? देखना कथन एक बार फिर से, जो जनता तात्कालिक नरेशों की स्वेच्छारिता पराजय से त्रस्त होकर निराशा के गर्त में गिरी हुई थी, उनके लिए सिद्धों की वाणी में संजीवनी का कार्य किया, तो सिद्धों के बारे में यह कथन किन का है? तो ऐसी बात है वो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, उन्होंने सिद्धों के बारे में ये बात कही थी। पांचवें नंबर के सवाल में, आत्मकथा एक साइड में दे रखे हैं, दूसरी साइड में उनके आत्मकथाकार हैं वो इसमें दिए हुए हैं। आत्मकथा का नाम है कस्तूरी कुंडल वसे, ये मैत्रेयी पुष्पा की आत्मकथा है। टुकड़े टुकड़े दास्तान है, ये अमृतलाल नागर। मुड़ मुड़ के देखता हूँ, ये राजेंद्र यादव। और धरती अपने लोग हैं, ये डॉक्टर रामविलास शर्मा के द्वारा रचित आत्मकथा है। एक बार फिर से देख लें, कस्तूरी कुंडल वसे, मैत्रेयी पुष्पा, टुकड़े टुकड़े दास्तान अमृतलाल नागर, मुड़ मुड़ के देखता हूँ राजेंद्र यादव, और अपनी धरती अपने लोग डॉक्टर रामविलास शर्मा। 6 नंबर के सवाल में, सदल मिश्र की गद्य शैली परवर्ती गद्य लेखकों के द्वारा अपनाई गई। सदल मिश्र हैं, उनके द्वारा जो गद्य की जो शैली थी वो परवर्ती गद्य लेखक हैं, उनके द्वारा भी अपनाई गई थी। 7 नंबर के सवाल में, हिंदी साहित्य का एक तरफ आरंभ है वो विद्वान कब से मानते हैं? इसके बारे में दिया है। 693 ईस्वी से हिंदी साहित्य का आरंभ है वो डॉक्टर रामकुमार वर्मा मानते हैं। 769 ईस्वी से मानते हैं राहुल सांकृत्यायन। और 700 ईस्वी से 1400 ईस्वी है वो मानते हैं जॉर्ज गिरियसरन। और 643 से 1389 है वो शुरुआत मानते हैं मिश्र बंधु। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको एक बार फिर से देखें। 693 ईस्वी से डॉक्टर रामकुमार वर्मा, 769 ईस्वी से राहुल सांकृत्यायन, और 700 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक जॉर्ज गिरियसरन, और 643 ईस्वी से 1389 ईस्वी तक मिश्र बंधु मानते हैं। उसके बाद में 8 नंबर के सवाल में है कि सत्यनारायण कविरत्न की वह रचना जिसमें व्यक्तिगत प्रेम के स्थान पर देश प्रेम की और गोपी विरह के स्थान पर यशोदा रूपी भारत माता के दुख की अभिव्यंजना हुई है। सत्यनारायण कविरत्न की वह रचना जिसमें व्यक्तिगत प्रेम के स्थान पर देश प्रेम की और गोपी और विरह के स्थान पर यशोदा रूपी भारत माता के दुख की अभिव्यंजना हुई है, तो ऐसी रचना सत्यनारायण कविरत्न की है भ्रमरदूत। 9 नंबर के सवाल में घनानंद के बारे में कुछ कथन दिए हुए हैं, 2 कथन दिए हैं, तो उनके बारे में ऐसी बातें हैं कि घनानंद जो ग्रंथावली है उसका संपादन किया था विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। घनानंद ग्रंथावली है, इसका संपादन विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। और विरह तो घनानंद की पूंजी ठहरा, ये कथन कहा है घनानंद के बारे में रामधारी सिंह दिनकर ने कि विरह है वो तो घनानंद की पूंजी है एक तरह से। तो ऐसी बात कहने वाले थे रामधारी सिंह दिनकर। और घनानंद ग्रंथावली का जो संपादन किया था वो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किया था। आगे के 10 नंबर सवाल में, सरस्वती पत्रिका के वर्ष 1920 से 1947 तक संपादक कौन रहे थे? सरस्वती पत्रिका जो 1900 ईस्वी में प्रकाशन में आई थी, तो 1903 ईस्वी से लेकर 1920 ईस्वी तक महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं वो इसके संपादक रहे थे। और उसके बाद में 1920 ईस्वी से लेकर 1947 ईस्वी तक संपादक का जो कार्य है के रूप में भूमिका निभाई थी पंडित देवीदत्त शुक्ल ने। 11 नंबर के सवाल में, मोहन राकेश के नाटक और उनका प्रकाशन वर्ष दिया है। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में मोहन राकेश के वो जो नाटक हैं उनके नाम दे दिए जाते हैं और इनको क्रम से सजाना होता है इनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार।
तो आषाढ़ का एक दिन है, ये 1958 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। लहरों के राजहंस 1963 ईस्वी में, आधे अधूरे हैं वो 1969 में, और अंतिम में पैरों तले की ज़मीन, ये जो मोहन राकेश है उनकी मृत्यु हो चुकी थी। उसके बाद में इनका बहुत ही करीबी मित्र थे कमलेश्वर, उन्होंने इस अधूरे नाटक को पूर्ण किया था। तो ये कुछ नाटक हैं जिनके प्रकाशन वर्ष इस प्रकार से हैं। 12 नंबर में सूरदास के ग्रंथ सूरसागर में, जो सूरदास का ग्रंथ है सूरसागर है, उसमें इसकी रचना 12 स्कंदों में हुई है। कई प्रश्न आएंगे इसमें, देखना। सूरसागर में इसकी रचना है वो 12 स्कंदों में हुई है। प्रथम स्कंद में विनय के पद हैं, पहले स्कंद में विनय के पद दिए हुए हैं। 9वें स्कंद में है वो रामावतार की कथा का वर्णन है इसमें, और 10वें स्कंद में सर्वाधिक पद हैं वो शामिल किए गए हैं सूरसागर में। तो कई प्रश्न बनते हैं इसमें। सूरदास का ग्रंथ सूरसागर है ही, और इसके अलावा इसकी जो सूरसागर की जो रचना है इसमें 12 स्कंदों में हुई है। पहले स्कंद में विनय के पद हैं, 9वें स्कंद में रामावतार की कथा है, और 10वें स्कंद में सर्वाधिक पद दिए हुए हैं। 13 नंबर के सवाल में, भारतेंदु द्वारा रचित खड़ी बोली कविताएं उनके कौन से काव्य संग्रह में संग्रहित हैं? भारतेंदु के द्वारा रचित खड़ी बोली की कविताएं उनके कौन से काव्य संग्रह में संग्रहित हैं? तो फूलों का गुच्छा नाम की एक बड़ा काव्य संग्रह है, उसमें इनकी खड़ी बोली की कविताएं हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की। 14 नंबर में, सुमित्रानंदन पंत की वह रचना जिसमें भाषा, अलंकार, छंद, शब्द चयन के संबंध में एक लंबी भूमिका है। सुमित्रानंदन पंत की एक ऐसी रचना का नाम बताना है जिसमें भाषा, अलंकार, छंद, शब्द चयन के संबंध में एक लंबी भूमिका है। तो ऐसी रचना है पल्लव। 15 नंबर के सवाल में, रचना और रचनाकार कि कौन सी रचना है वो कौन से रचनाकार के द्वारा रची गई है? तो अलविदा है वो विजय देवनारायण शाही के द्वारा, मन के राग शमशेर बहादुर सिंह, घबराए हुए शब्द हैं वो लीलाधर जग्गुड़ी, और फौलाद का आकाश है वो मोहन राकेश के द्वारा रचित है। तो अलविदा है, एक बार फिर से देख लें इसको। अलविदा है वो विजय देवनारायण शाही के द्वारा, मन के राग शमशेर बहादुर सिंह, घबराए हुए शब्द लीलाधर जग्गुड़ी, और फौलाद का आकाश मोहन राकेश के द्वारा रचित रचना है। 16 नंबर के सवाल में, नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य के वृहद इतिहास के 6वें खंड रीतिकाल के संपादक कौन हैं? नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य के वृहद इतिहास के 6वें खंड का नाम है रीतिकाल। तो इसके संपादक कौन हैं? तो इसके संपादक हैं डॉक्टर नगेंद्र। ये और ये रीतिकाल है, ये हिंदी साहित्य के वृहद इतिहास का 6वां खंड है, ये भी आपको याद रखना है। तो इसमें इसके संपादक हैं वो डॉक्टर नगेंद्र हैं। 17वें नंबर के सवाल में, संत काव्य का मूल आधार शंकराचार्य का अद्वैत दर्शन है। अद्वैत दर्शन उनके द्वारा दिया गया जो दर्शन है वो संत काव्य का मूल आधार माना जाता है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसके बाद में 18 में, कली कुटिल जीव विस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो पंक्ति के लेखन करता है। कली कुटिल जीव विस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो पंक्ति के लेखन करता है। तो ये हैं नाबादास इस पंक्तियों के लेखन करता है। 19 नंबर के सवाल में, केशवदास ने अपनी किस रचना का लेखन कार्य राजा इंद्रजीत सिंह की राजनर्त की राय प्रवीण को काव्य शिक्षा देने के उद्देश्य से की थी? केशवदास हैं, उन्होंने अपनी किस रचना का कार्य राजा इंद्रजीत सिंह की राजनर्त की राय प्रवीण को काव्य शिक्षा देने के उद्देश्य से की थी? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। तो कविप्रिया रचना है उसमें राय प्रवीण को काव्य की शिक्षा है वो दी गई है। 20 नंबर के सवाल में, दुख सबको मांसता है और चाहे सबको मुक्ति देना, वह न जाने किंतु जिसको मांसता है उन्हें ये सीख देता है कि सबको मुक्त रखें। एक बार फिर से देखें, इन पंक्तियों के लेखक पूछा है कौन है। दुख सबको मांसता है, चाहे सबको मुक्ति देना, वह न जाने किंतु जिनको मांसता है उन्हें ये सीख देता है कि वह सबको मुक्त रखे। पंक्तियों के लेखक कौन हैं? तो इन पंक्तियों के लेखक हैं अज्ञेय। कई बार ऐसी पंक्तियां देकर प्रश्न पूछा जाता है कि ये पंक्ति किस कवि के द्वारा या किस रचनाकार के द्वारा रचित है। 21 में, एक तरफ उपन्यास दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनके लेखक हैं। कौन सा उपन्यास किस लेखक के द्वारा रचित है? तो चितकोबरा उपन्यास है वो मृदुला गर्ग का है। क्याप है वो मनोहर श्याम जोशी के द्वारा रचित है। और दारुल सफा है ये राजकर्षण मिश्र, और राई और पर्वत हैं ये रंगे रांगव की रचना है। तो चितकोबरा मृदुला गर्ग का उपन्यास, क्याप मनोहर श्याम जोशी, दारुल सफा राजकर्षण मिश्र, और राई और पर्वत हैं वो रंगे रांगव के द्वारा रचित है।
22 में मुंशी प्रेमचंद के बाद मुस्लिम पात्रों को ध्यान में रखकर सर्वाधिक कहानियां लिखने वाले कथाकार हैं। मुंशी प्रेमचंद के बाद मुस्लिम पात्रों को ध्यान में रखकर सर्वाधिक कहानियां लिखने वाले कथाकार कौन हैं? तो वो कथाकार हैं यशपाल। 23 में जितनी सफलता भारतेंदु युग के लेखकों को निबंध रचना में मिली उतनी कविता और नाटक में नहीं मिली, ये कथन है। जितनी सफलता भारतेंदु युग के लेखकों को निबंध रचना में मिली थी और उनकी कविता और नाटक में नहीं मिली, यह कथन है। तो ये कथन है डॉक्टर रामविलास शर्मा का। जितनी सफलता भारतेंदु युग के लेखकों को निबंध रचना में मिली उतनी कविता और नाटक में नहीं मिली, तो ये कथन है, ये डॉक्टर रामविलास शर्मा का है। 24 में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं-15वीं शताब्दी के हिंदुओं का जीवंत और यथार्थ वर्णन किस एक ग्रंथ में मिलता है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं और 15वीं शताब्दी के हिंदुओं का जीवंत वर्णन किस एक ग्रंथ में मिलता है? तो वो ग्रंथ है हम्मीर महाकाव्य। 25 में रामचरितमानस का कौन सा कांड हृदय कांड माना जाता है? रामचरितमानस का जो एक ग्रंथ है तुलसीदास का, इसका कौन सा कांड है वो हृदय कांड माना जाता है? इसमें कुल 7 कांड हैं, तो इसमें अयोध्या कांड है, उनको हृदय कांड के नाम से भी जाना जाता है। 26 में राधाचरण गोस्वामी के नाटक तन मन धन गोसाई के अर्पण में धर्मगुरुओं की पोल खोली गई है। देखना, इसमें ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। राधाचरण गोस्वामी का जो नाटक है तन मन धन गोसाई के अर्पण, इसमें धर्मगुरुओं की पोल खोली गई है। जबकि बूढ़े मुँह से लोग देखे तमाशे नाटक में स्त्रीगमन की बुराइयों को उजागर किया गया है। ये दोनों ही जो नाटक हैं राधाचरण गोस्वामी के द्वारा रचित हैं। तन मन धन गोसाई के अर्पण में धर्मगुरुओं की पोल खोली गई है, जबकि बूढ़े मुँह से लोग देखे तमाशे नाटक में स्त्रीगमन की बुराइयों को उजागर किया गया है। 27 में पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानने वाले इतिहासकार हैं। पृथ्वीराज रासो को किन्होंने प्रामाणिक माना है, वो कौन कौन है? तो मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, डॉक्टर दशरथ शर्मा, जॉर्ज गिरियसरन, श्याम सुंदर दास। ये यहाँ पर ध्यान देना, श्याम सुंदर दास हैं वो प्रामाणिक मानते हैं, जबकि श्यामल दास हैं वो अप्रामाणिक मानते हैं। श्यामल दास है वो अप्रामाणिक मानने वाले हैं और श्याम सुंदर दास है उन्होंने पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक माना है, जबकि मिश्र बंधु है वो भी इसको प्रामाणिक मानते हैं। तो ये सभी जो इतिहासकार हैं ये पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानने वाले हैं। 28 में विश्वंबरनाथ शर्मा कौशिक की कहानियां चांद पत्रिका में किस नाम से प्रकाशित होती थी? विश्वंबरनाथ शर्मा कौशिक की कहानियां चांद पत्रिका में किस नाम से प्रकाशित होती थी? तो वो दुबे जी की चिट्ठियां के नाम से प्रकाशित हुआ करती थी। विश्वंबरनाथ शर्मा कौशिक की कहानियां चांद पत्रिका में दुबे जी की चिट्ठियां के नाम से प्रकाशित होती थी। 29 में है कहानी मानव मन की भूख है जो निरंतर समाधान पाने की कोशिश रहती है, कथन है। कहानी मानव मन की भूख है जो निरंतर समाधान पाने की कोशिश रहती है, ये कथन किसका है? तो ये कथन है जैनेन्द्र का। 30 में एक तरफ यात्रा वृत्तांत है, दूसरी तरफ उनके लेखकों के नाम हैं। मेरी कैलाश यात्रा वृत्तांत के लेखक सत्यदेव परिवारजक और पैरों में पंख बांधकर रामवृक्ष बेनीपुरी, पश्चिमी जर्मनी पर उड़ती हुई नज़र मनोहर श्याम जोशी की रचना है। और कितने शहरों में कितनी बार, ये ममता कालिया की रचना है। कितने शहरों में कितनी बार रचना है वो ममता कालिया की है, जबकि कितने नावों में कितनी बार ये अज्ञेय की रचना का नाम है। तो यहाँ पर इनमें दोनों में ये डिफरेंस है, तो ये भी आपको देखना है। मेरी कैलाश यात्रा है वो सत्यदेव परिवारजक की रचना है। पैरों में पंख बांधकर रामवृक्ष बेनीपुरी की, पश्चिमी जर्मनी पर उड़ती नज़र मनोहर श्याम जोशी की, और कितने शहरों में कितनी बार ममता कालिया की रचना है। आगे देखें 31 नंबर के सवाल में शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस का हिंदी अनुवाद कौन से नाटक में है? शेक्सपियर का जो मर्चेंट ऑफ वेनिस रचना है उसका हिंदी अनुवाद भारतेंदु हरिश्चंद्र के किस नाटक में है? तो वो नाटक है दुर्लभ बंधु। इसमें जो मर्चेंट ऑफ वेनिस है रचना है उसका हिंदी अनुवाद इसमें किया गया है। फिर देखना 32 में है एक परिभाषा है कि प्रयोगवाद और नई कविता दोनों काव्य आंदोलनों को संयुक्त रूप से
अति यथार्थवादी काव्य परंपरा का नाम देने वाले विद्वान हैं। इन्होंने प्रयोगवाद और नई कविता दोनों काव्य आंदोलनों को संयुक्त रूप से अति यथार्थवादी काव्य परंपरा का नाम दिया था। प्रयोगवाद और नई कविता काव्य आंदोलनों को संयुक्त रूप से अति यथार्थवादी काव्य परंपरा का नाम देने वाले कौन थे? तो ये हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। 33 में आदिकाल में रचित वीर गाथाओं में एक 29 मात्राओं का छंद प्रचलित था, जिसको कहते हैं। आदिकाल की जो जितनी भी रचनाएं हैं वीर गाथा से संबंधित, उनमें 29 मात्राओं से प्रचलित एक जो छंद है जिसको रास या रासा कहा करते थे। तो ये जो रासा छंद है ये 29 मात्राओं का हुआ करता था। आगे 34 में कृष्ण को रस रूप में तथा राधा को रति रूप में किस संप्रदाय में माना गया है? कृष्ण को रस रूप में और राधा को रति रूप में ये किस संप्रदाय में माना गया है? तो ये वैष्णव सहजिया संप्रदाय में माना गया है। 35 में एक तरफ कहानी है, दूसरी तरफ उनके कहानीकार हैं। अपना अपना भाग्य कहानी है वो जैनेन्द्र की है। खितीन बाबू अज्ञेय की कहानी है। यशपाल जो मकरील है वो यशपाल की कहानी है और बहादुर है वो अमरकांत की कहानी है। दोबारा देख लें, अपना अपना भाग्य जैनेन्द्र की, खितीन बाबू है वो अज्ञेय की रचना है, मकरील है वो यशपाल की और बहादुर है वो अमरकांत की रचना है। 36 में हमारे जीवन और साहित्य के बीच जो विच्छेद बढ़ रहा था उसे उन्होंने दूर किया और हमारे साहित्य को नए नए विषयों की ओर प्रवृत्त करने वाले हरिश्चंद्री वे हैं। ये कथन है, ये कथन किसने कहा है? हमारे जीवन और साहित्य के बीच जो विच्छेद बढ़ रहा था उसे उन्होंने दूर किया और हमारे साहित्य को नए नए विषयों की ओर प्रवृत्त करने वाले हरिश्चंद्र हुए हैं। ऐसा हरिश्चंद्र के बारे में किस व्यक्ति ने कहा है? तो डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल ने ऐसी बात कही है। 37 में आँखिन ते गिरे आंसू के बूंद सुहास गयो उड़ी हंस की नाही। एक पंक्ति दी हुई है कि इस पंक्ति के लेखक कौन है? आँखिन ते गिरे आंसू बूंद सुहास गयो उड़ी हंस की नाही। ये पंक्ति के लेखक कौन है? तो इस पंक्ति के लेखक है मतीराम। 38 में प्रसिद्ध कविता धन्य भूमि भारत सब रत्न उपजावनी के लेखक हैं। प्रसिद्ध कविता है धन्य भूमि भारत सब रत्न नी उपजावनी, ये कविता है। इस कविता के लेखक कौन हैं? तो ये हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। 39 में ब्रजभाषा कवि नंददास के किस काव्य ग्रंथ पर प्रेमाख्यानों का प्रभाव है? ब्रजभाषा के कवि हैं नंददास। नंददास के किस काव्य ग्रंथ पर प्रेमाख्यानों का प्रभाव है? तो वो है रूपमंजरी। रूपमंजरी एक ऐसा ग्रंथ है ब्रजभाषा का, नंददास का, जिस पर प्रेमाख्यानों का, जो प्रेम से संबंधित जो ग्रंथ है उसका बहुत बड़ा प्रभाव है। 40 में एक तरफ रचना है, दूसरी तरफ उनके रचनाकारों के नाम दिए गए हैं। तो बिहारी की वाग विभूति और बिहारी ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की रचना है। कवि रत्नाकर सेनापति की, छंदोर्णव पिंगल भिखारीदास और लोकसार है वो घनानंद की रचना है। दोबारा देखें, बिहारी की वाग विभूति और बिहारी ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, कवि रत्नाकर सेनापति, छंदोर्णव पिंगल भिखारीदास की रचना है और लोकसार घनानंद की रचना है। 41 में मैथिली शरण गुप्त के बारे में कथन दिए हुए हैं। कुछ नीचे जो कथन दिए गए हैं उनके बारे में वो कौन कौन से हैं? कि एक पहला में दिया है कि पद्म विभूषण से सम्मानित थे। मैथिली शरण गुप्त को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। अपनी रचनाओं में हरिगीतिका छंद का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया है इन्होंने। ये भी है। महत्वपूर्ण रचना साकेत, इनकी एक महत्वपूर्ण रचना थी साकेत, वो 1931 में प्रकाशित हुई थी। रसिकेंद्र उपनाम से ब्रज भाषा में ये लेखन कार्य है वो किया करते थे। तो कई प्रश्न इसमें बन रहे हैं, देखना। पद्म विभूषण इनको मिला था, इसके अलावा इनकी रचनाओं में हरिगीतिका छंद है उसका प्रयोग मिलता है। और महत्वपूर्ण रचना जो साकेत है वो सन 1931 में प्रकाशित हुई थी और रसिकेंद्र उपनाम से ये अपनी ब्रज भाषा की रचनाएं हैं वो रचित किया करते थे। 42 नंबर के सवाल में राम नरेश त्रिपाठी की वह रचना जिसमें देशभक्ति, प्रकृति और नीति निरूपण से संबंधित फुटकल कविताओं का संग्रह है किया गया है। मिलन, फत्तिक, मानसी और सोपन ये 4 रचनाएं थी। इन रचनाओं में से एक ऐसी रचना राम नरेश त्रिपाठी की बताना है जिसमें देशभक्ति, प्रकृति और नीति निरूपण से संबंधित फुटकल कविताओं का संग्रह है वो उन्होंने किया था। तो ऐसी रचना थी मानसी, जिसका जो प्रकाशन कार्य है वो 1927 में हुआ था। 43 में सुमित्रानंदन पंत की रचना लोकायतन को
सुमित्रानंदन पंत है, उनकी रचना लोकायतन थी, उसको सोवियत भूमि पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तथा कला और बूढ़ा चांद है को वर्ष 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो दो इनकी रचनाएं, जो लोकायतन है उसको सोवियत भूमि पुरस्कार मिला था, तथा कला और बूढ़ा चांद को सन 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 44 नंबर के सवाल में अष्टपदी जोग ग्रंथ, हंस प्रबोध ग्रंथ, समाधि जोग ग्रंथ तथा संग्राम जोग ग्रंथ रचनाओं का लेखन कार्य किसने किया है? अष्टपदी जोग ग्रंथ, हंस प्रबोध ग्रंथ, समाधि जोग ग्रंथ और संग्राम जोग ग्रंथ, इन रचनाओं का लेखन कार्य किसने किया था? तो वो संत हरिदास हैं, उन्होंने इस प्रकार की रचनाओं का लेखन कार्य है वो किया था। 45 नंबर के सवाल में निबंध है एक तरफ और दूसरी तरफ उनके निबंधकार हैं। एक तरफ निबंध है पश्यंती, पश्यंती निबंध के लेखक हैं धर्मवीर भारती। समय समय पर केदारनाथ अग्रवाल ने लिखा था। प्रेमचंद के फटे जूते हरिशंकर परसाई ने, और क्षणदा है वो महादेवी वर्मा ने रचित की थी। तो ये निबंध है, देखें एक बार फिर से। पश्यंती है वो धर्मवीर भारती की, समय समय पर केदारनाथ अग्रवाल, प्रेमचंद के फटे जूते हरिशंकर परसाई और क्षणदा है वो महादेवी वर्मा के द्वारा रचित रचना है। 46 में जगदीश चंद्र माथुर के नाटकों का प्रकाशन, ये जगदीश चंद्र माथुर हैं, उनके द्वारा उनके नाटक हैं वो कौन कौन से वर्ष में प्रकाशित हुए थे? तो शारदिया नाटक है वो सन 1950 में प्रकाशित हुआ था। कोणार्क है वो 1951 में, पहला राजा 1969 में, और राजा इसमें दशरथ नंदन है वो 1976 में प्रकाशित हुआ था। तो ये कुछ नाटक हैं जिनके प्रकाशन वर्ष ये हैं। इनको कभी कभार नाम दे दिए जाते हैं और इनको इनके वर्ष के आधार पर इनको क्रम में सजाना होता है। साथियों, अगर चैनल से अगर कोई अभ्यर्थी नया जुड़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, घंटी के निशान को दबा दे ताकि आने वाले जितने भी जो वीडियो हैं उनकी नोटिफिकेशन की सूचना उनको तुरंत प्राप्त हो सके। आगे के सवालों में देखें, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने यह कथन किसके बारे में कहा है कि वस्तुतः वे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने आचार्य शुक्ल की अनेक धारणाओं और स्थापनाओं को चुनौती देते हुए उन्हें सबल प्रमाणों के आधार पर खंडित किया। गणपति चंद्र गुप्त ने ये बात किसके बारे में कहा है कि वस्तुतः वे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने आचार्य शुक्ल की अनेक धारणाओं और स्थापनाओं को चुनौती देते हुए सबल प्रमाणों के आधार पर खंडित किया? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में ऐसी बात है। 48 में साहित्य संदेश नाम की एक पत्रिका थी, ये साहित्य संदेश पत्रिका है, इसके संपादक थे बाबू गुलाब राय, और ये पत्रिका किस स्थान से प्रकाशित होती थी? तो ये आगरा से प्रकाशित हुआ करती थी। 49 में राम भक्ति शाखा के अंतर्गत वैरागी दल का गठन किसने किया? राम भक्ति शाखा है उसके अंतर्गत वैरागी दल का गठन है वो किसने किया था? तो वो किया था रामानंद ने। अंतिम 50 नंबर के सवाल में नंददास ने अपनी किस रचना में रासलीला की आध्यात्मिक व्याख्या करते हुए कृष्ण, वृंदावन, मुरली, गोपी आदि को प्रतीक मानकर आध्यात्मिकता से जोड़ा है? नंददास ने अपनी किस रचना में रासलीला की आध्यात्मिक व्याख्या करते हुए कृष्ण, वृंदावन, मुरली और गोपी आदि को प्रतीक मानकर आध्यात्मिकता से जोड़ा है? तो ऐसी रचना है सिद्धांत पंचादाही। इस रचना में रासलीला की आध्यात्मिक व्याख्या करते हुए कृष्ण, वृंदावन, मुरली, गोपी आदि को प्रतीक मानकर आध्यात्मिकता से जोड़ा है। तो इस तरह से साथियों ये आपकी 50 प्रश्न हैं ये पूर्ण होते हैं। मैंने पूरा प्रयास किया था इसमें कि जितने भी जो प्रश्न आए वो सब के सब हिंदी साहित्य के जितने भी जो टॉपिक हैं उन सभी टॉपिकों से शामिल किए जाएं। तो आप को प्रश्न पत्र देखने के बाद में कैसा फील हुआ है इसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं। और जो अभ्यर्थी चैनल से नए जुड़े हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले जितने भी जो वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन की सूचना है उसको तुरंत प्राप्त हो सके। और ऐसे ही अलग अलग विषयों से संबंधित जो हिंदी साहित्य से क्वेश्चन होंगे उनके वीडियो है समय समय पर अपलोड होते रहेंगे। तो आप इनका अध्ययन करते रहें और अपनी तैयारी को एक नया रूप देते रहें। तो मिलते हैं एक ऐसे ही नए वीडियो को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।